एपिसोड 64। ये देखकर कि डुआनमू जिंग का अब उसे कुछ बताने का कोई इरादा नहीं है, फैंग चेन ने कुछ और नहीं कहा और धीरे से सिर हिला दिया। जाने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। आपदा। फैंग चेन गली से बाहर चला गया और परिधुंध से घिरे तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय को देखा। लेकिन चाहे आपदा कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, मैं इसमें भाग लूंगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। वह नहीं जानता था कि इस समय ज़ुचेन की एक अटारी में पुरुषों और महिलाओं के प्रेम करने की आवाज आ रही थी। लेकिन इन मोहक चीखों ने निंग तियानचेन को हिला नहीं पाया, जो हॉल में पैर मोड़कर बैठा था। लगभग 1 घंटे बाद आवाज गायब हो गई। दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। सफेद बालों वाला वह बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था। उसके बगल में एक महिला भी खड़ी थी जो उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसका चेहरा असंतोष से लाल हो रहा था। वह महिला सु वान अ थी। जहां तक बूढ़े आदमी की बात है, उसका नाम जिउ जिंगबी था और वह वही पुराना दोस्त था जिसका उल्लेख निंग तियानचेन ने किया था। जिउ जिंगबी को बाहर आते देख निंग तियानचेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, भाई जिउ वास्तव में अद्भुत है। वह वास्तव में एक महान शारीरिक प्राणी है। वह युद्ध और सेक्स दोनों में बेहद मजबूत है। निंग तियानचेन को अपने पुराने दोस्त से मिलने आए हुए काफी समय हो गया है। फैंग चेन को मारने के लिए दूसरे पक्ष को सेना में शामिल होने के लिए तैयार करने के लिए निंग तियानचेन ने न केवल एक बड़ी कीमत चुकाई, बल्कि सु वनार को 1 महीने से अधिक समय तक अपने साथ रहने दिया। पिछले महीने में उन दोनों ने लगभग हर दिन सेक्स किया और कभी नहीं रोका। जिउ जिंगबी थोड़ा मुस्कुराए और निंग तियानचेन की चापलूसी से बहुत प्रसन्न हुई। वह मुख्य सीट पर बैठा था। उसके हाथ अभी भी बेईमान थे, लगातार सु वान अ को छू रहा था, जो केवल एक बाहरी कोट पहने हुए थी, जिससे दूसरे पक्ष को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसका चेहरा और अधिक लाल और धुंधला हो गया था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारी सेक्स स्किल्स से बहुत संतुष्ट हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। निंग तियानचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस लड़की को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अच्छी है। अगर भाई जिउ को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उसे आपको दे दूंगा। जिउ जिंगबी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस स्थिति में मैं विनम्र नहीं रहूंगी। सु वान रा भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। जिउ जिंगबी एक बड़ा शॉट है, निंग तियानचेन से कहीं ज्यादा ताकतवर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लुतियानियू में रह सकता है। ऊपरी डोमेन का सपना देखने वाला बने। निंग तियानचेन और भी अधिक मुस्कुराया और ये देखकर कि समय लगभग सही है, उसने कहा, भाई जिउ, क्या हम फैंग चेन के बारे में बात कर सकते हैं? वह फैंग चेन की बात करते हुए जिउ जिंगबी शर्मिंदा दिखी। उन्होंने कहा, उसने तियानिक्सु पवित्र संप्रदाय में वर्तमान नंबर 1 कौतुक को हराया और वह जानवर नियंत्रण संप्रदाय के पूर्वज द्वारा संरक्षित है। हालांकि मेरा जिउ परिवार मजबूत है, लेकिन उसे मारना बेहद मुश्किल है। वह मूर्ख नहीं है और वह किसी महिला के लिए इस तरह के अस्तित्व को उकसाएगा नहीं। निंग तियानचेन के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। उसे भी पता चल गया था कि फैंग चेन ने इन दिनों लुतियानियू में क्या क्या किया है। ये कहा जा सकता है कि वह हैरान और अवाक था। अगर उसे पता होता कि फैंग चेन इतना बड़ा राक्षस है, तो वह फैंग चेन को मार देता, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। लेकिन वह जानता था कि वह और फैंग चेन जीवन मरण के संघर्ष के बिंदु पर थे। या तो वह या मैं। भाई किंगजिउ, कृपया हमारी पिछली दोस्ती के लिए एक बार मेरी मदद करो। जब तक मैं उसे मार सकता हूँ, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, उन्होंने दृढ़ता से कहा। जिउ जिंगबी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि निंग तियानचेन और फैंग चेन की नफरत इस हद तक पहुंच गई थी। उन्होंने एक क्षण विचार किया और कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक अनुरोध है जिसे आपको मानना होगा। भाई जिउ, बस कह दो, निंग तियानचेन ने कहा। मुझे उसका जादुई हथियार चाहिए, उसने कहा। निंग तियानचेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि फैंग चेन के पास जादुई हथियार था। वह फैंग चेन को मारकर उसे अपने पास ले जाना चाहता था, लेकिन जिउ जिंगबी ने पहले ही बोल दिया। लेकिन फैंग चेन को मारने के लिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जब तक मैं उस कमीने को मार सकता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका जादुई हथियार तुम्हें सौंप दूंगा। जिउ जिंगबी ने अपना सिर हिलाया। भाई निंग, हालांकि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, इसमें जादुई हथियार शामिल है। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि जादुई हथियार मेरे हाथों में होना चाहिए। निंग तियानचेन ने थोड़ा भौं से कुनी, आप क्या चाहते हैं भाई जिउ? जिउ जिंगबी ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक गोली आ गई।
गोली काले रंग की थी और पहली नज़र में वह जहरीली गोली लग रही थी। इस गोली का नाम मार्च पिल है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यदि आपको 3 महीने के भीतर विशेष मारक दवा नहीं मिलती है तो ग्रैंड मास्टर भी मर जाएगा। बेशक अगर आप इसे लेते हैं तो भाई निंग अपनी ताकत से इसे आसानी से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, इसलिए मुझे आश्वस्त होने से पहले भाई निंग को इस गोली को पूरी तरह से परिष्कृत करते हुए देखना होगा। जियू जिंगबी ने मुस्कुराते हुए कहा। निंग तियानचेन की भौहें और भी गहरी हो गईं। हालांकि उसने तुरंत मना नहीं किया, बल्कि पूछा, भाई जियू, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप फैंगचेन को मार सकते हैं? जियू जिंगबी समझ गया कि निंग तियानचेन को ये सुनिश्चित करना था कि गोली लेने से पहले फैंगचेन मर जाए, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सरल है। फैंगचेन को बाहर मारना असंभव है, लेकिन क्या होगा अगर यह गुप्त क्षेत्र में हो? गुप्त क्षेत्र में? भाई जियू, मजाक मत करो। क्या आप मुझे जियूझोउ सम्मेलन में भाग लेने और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं? निंग तियानचेन को लगा कि जियू जिंगबी उसके साथ चाल चल रही है। डिंग डोंग, भाई निंग ने सही अनुमान लगाया। मेरे पास आपको गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का एक तरीका है। जियू जिंगबी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कहने के बाद वह सु वानर के स्तनों को जोर से दबाना नहीं भूला, जिससे सु वानर दर्द से कराह उठी। भाई जियू, क्या तुम गंभीर हो? निंग तियानचेन ने उत्साह से पूछा। जियू जिंगबी ने गर्व से सिर हिलाया। बेशक ये सच है। हालांकि प्रतिबंध होंगे, लेकिन उस समय आपकी ताकत केवल जांच के रास्ते के 5वें या 6ठे स्तर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसी ताकत के साथ आप फैंगचेन को मार सकते हैं, है ना? पर्याप्त, निंग तियानचेन ने आत्मविश्वास से कहा। वह उस समय भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अन्यथा वह अपनी साधना के वर्तमान स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता और संप्रदाय मास्टर टोंगटियन द्वारा उसे महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, जियू जिंगबी ने संतोष से सिर हिलाया और गोली अपने हाथ में पकड़ी। तो इसे ले लो। निंग तियानचेन ने मार्च हेवन पिल को देखा, ये जानते हुए कि अगर उसने इसे ले लिया तो उसका भाग्य दूसरों के हाथों में होगा। लेकिन अगर फैंगचेन की मृत्यु नहीं होती तो वह सोने और खाने में असमर्थ हो जाता और वह अपने दिल की गांठ को दूर करने और ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होता। ये सोचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मार्च हेवन पिल ले ली और जियू जिंगबी के सामने जहर को परिष्कृत किया। ये देखकर जियू जिंगबी ने कहा, भाई निंग की निर्णायकता वास्तव में सराहनीय है। निंग तियानचेन ने कहा, अब आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे जियूझोउ सम्मेलन में कैसे भाग लेने दिया जाए? जियू जिंगबी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेशक, मेरे जियू परिवार के पास एक गुप्त खजाना है जो आपकी उम्र को 25 साल से कम कर सकता है। बेशक, आपकी साधना भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। इस तरह आप इस जियूझोउ सम्मेलन में भाग लेने के लिए मेरे जियू परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और लोगों को मारने के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। निंग तियानचेन की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। ये सबसे अच्छा है। वह तभी सबसे अधिक सहज महसूस करेगा जब वह फैंगचेन को अपने हाथों से मार देगा। फिर उसने सु वान र की ओर देखा और कहा, लेकिन भाई जियू, मुझे डर है कि मुझे इस महिला को गुप्त क्षेत्र में लाना होगा। केवल वह ही उस कमीने को पहचान सकती है, अन्यथा गुप्त क्षेत्र में उसे मारने का मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, जियू जिंगबी ने कोई आपत्ति नहीं की। सु वान अब उसके लिए बस एक खिलौना थी। जब वह उसके साथ खेलते खेलते थक जाता तो उसे फेंक देना और बेच देना सामान्य बात थी। भाई जियू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। निंग तियानचेन ने अपने हाथ झुका लिए। उसकी आंखों में थोड़ा और उत्साह था। कमीने, इस बार तो मैं तुम्हें बिना दफन किए ही मरवा दूंगा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। बैंग बैंग बैंग। तियानेक्सुए पवित्र संप्रदाय में शानदार आतिशबाजी आसमान में चमकीली रंगत दिखाती हुई दिखाई दी। दिन के समय भी आतिशबाजी की चमक लोगों को इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए आकर्षित कर रही थी। इसने दुनिया को ये भी घोषणा कर दी कि जियूझोउ सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। आज तियानेक्सुए पवित्र संप्रदाय लोगों से भरा हुआ था। अनगिनत साधक संप्रदाय के शिष्यों के मार्गदर्शन में क्रमबद्ध तरीके से संप्रदाय में प्रवेश कर पवित्र हिम चौक पर गए। पवित्र हिम स्क्वायर बहुत बड़ा है, जो 5 मील के क्षेत्र को कवर करता है। इसका निर्माण डोल व एरिना की तरह किया गया है, जिसके चारों ओर सीटें हैं तथा मध्य में लगभग 1000 एरिना हैं। प्रत्येक गुट का अपना क्षेत्र होता है और बल जितना मजबूत होता है वह उतना ही करीब होता है। इस समय तीसरे स्तर का गुट पहले प्रवेश करता था और उनका क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे बाहरी परिधि पर था।
कुछ गुटों के पास अपना क्षेत्र भी नहीं था, इसलिए वे केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही बैठ सकते थे और जो भी पहले पहुंचता था उसे पहली सीट मिलती थी। फिर दूसरे स्तर का गुट प्रवेश कर गया। चाहे गति या आभा के संदर्भ में वे तीसरे स्तर के गुट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक का अपना क्षेत्र था और वे सभी बिना ज्यादा शोर शराबा किए व्यवस्थित ढंग से बैठते थे। इसके बाद प्रत्येक डोमेन के प्रथम स्तर के गुट आए। ये गुट दूसरे स्तर के गुटों से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे, शान शौकत और आभा के मामले में। विशाल स्पिरिट शिप या स्पिरिट बीस्ट पर सवार ताकतवर ताकत ने दूसरे और तीसरे स्तर के गुटों को ये दिखा दिया कि मजबूत बुनियाद वाला गुट कितना ताकतवर होता है। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। जो बात वास्तव में लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वह है प्रत्येक डोमेन का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष संप्रदाय। दूर से एक बेड़ा आया, अमातेरासु की दिव्य ज्योति के साथ, मानो देवता उतर आए हों। ये तियानलिन डोमेन में स्वर्ग के देवता का मंदिर है। तियानलिन डोमेन बेयुआन डोमेन की तरह ही तियानझोउ के निचले 3 डोमेन में से एक है। अन्य राज्यों से अलग ये राज्य पूरी तरह से स्वर्ग के देवता के मंदिर द्वारा नियंत्रित है। यहाँ तक कि पूरे राज्य में रहने वाले लोग भी स्वर्ग के देवताओं में विश्वास करते हैं। और यह कोई जबरदस्ती नहीं है। ये कहा जा सकता है कि पूरा राज्य स्वर्ग के देवताओं के लिए मर सकता है। मास्टर तियान, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। झाओ पिंगफान की आवाज अचानक गूंजी और फिर वह हवा में आगे बढ़ा और व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया। दिव्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाली एक आकृति बेड़े से बाहर निकली, झाओ पिंगफान का अभिवादन किया और हल्का सा सलामी दी। मास्टर झाओ, भगवान आपकी रक्षा करें। जब पवित्र प्रकाश धीरे धीरे मंद हो गया तो हर कोई इस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था। अन्य क्षेत्रों के साधकों को इस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह एक अद्वितीय सुंदरी थी। वह सुंदरी लगभग 27 या 28 वर्ष की लग रही थी। उसकी आंखें पानी की तरह थीं, पर साथ में थोड़ी ठंडक भी थी, जैसे वह सब कुछ देख सकते हो। पतली उंगलियां, क्रीम की तरह त्वचा, बर्फ सफेद में गुलाबी जैसे वह पानी निचोड़ सकती हो, लाल होंठ, मीठी आवाज जैसी मुस्कान और हर हरकत विशेष रूप से गंभीर और राजसी लग रही थी। वह स्वर्गीय देव मंदिर सिक्यानकियान की नेता थी, जो एक क्षेत्र के स्वामी को नियंत्रित करती थी। झाओ पिंगफान ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए, कृपया नेता और स्वर्गीय देव मंदिर को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहें और आप और मैं अच्छी बातचीत करेंगे। नेता झाओ की बात सुनो। सिक्यानकियान ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्गीय देव मंदिर के लोग बेड़े को छोड़कर उनके क्षेत्र में उतर गए। शीर्ष संप्रदाय स्थान और दायरे की दृष्टि से प्रथम स्तर की ताकतों से कई गुना बड़े हैं तथा अधिक विशाल और महान हैं। लेकिन किसी ने इस पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक ही चीज है, वह है ताकत। तभी पूर्व और पश्चिम से 2 बेड़े आए। एक जहाज तारों का पीछा कर रहा था, मानो ब्रह्मांड व्याप्त हो। एक जहाज पर 9 सूर्य चमक रहे थे और उनकी रोशनी के कारण लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ थे। दोनों जहाज एक दूसरे के सामने खड़े थे, मानो वे किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार हों। झाओ पिंगफान को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे 9 सितारे तियानजोंग और बेयुआन डोमेन के शेनग्यान के 7वें महल से थे। दोनों संप्रदायों के बीच पहले भी भीषण युद्ध हो चुका था, और यद्यपि पीड़ित अन्य ताकतों के थे, फिर भी दोनों पक्षों के बीच नफरत खत्म नहीं हुई। केवल जब एक पक्ष पूरी तरह से जीत जाएगा तो बेयुआन डोमेन में युद्ध बंद हो जाएगा। लुओ यूनर स्वाभाविक रूप से उनमें से एक थी। उसने फैंग चेन का पता लगाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखा। लुओ तियानियो आने के कुछ समय बाद ही उसने फैंग चेन की कहानी भी सुनी, जिसने उसे चौंका दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस आदमी से शुरू में मिली थी वह इतना दुष्ट होगा। सबसे भयानक बात यह है कि लुओ तियानियो में कोई भी नहीं जानता कि फैंग चेन भी 5वीं कक्षा का कीमियागर है। शुरू में सोचा था कि फैंग चेन उसे जियोझोउ सम्मेलन में देख पाएंगे, लेकिन वह नहीं आए। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार फैंग चेन को कई लोगों ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसके हाथ में एक जादुई हथियार था। मुझे डर है कि वह किसी खास बल में छिपा हुआ है और गुप्त रूप से जियोझोउ सम्मेलन में भाग ले रहा है। फिर अन्य राज्यों की शीर्ष पुलिस भी वहां पहुंच गई। प्रत्येक शीर्ष शक्ति के प्रवेश से दुनिया में एक अजीब घटना घट सकती है। दृश्य काफी चौंकाने वाला होता है और कई लोग खुशी मनाते हैं और तरसते हैं। शीर्ष सत्ता के शिष्य गर्वित होते हैं और ध्यान का केंद्र बनने की भावना का आनंद लेते हैं। ये शीर्ष सत्ता का अभिमान है। तियान्यू दिव्य संप्रदाय भी स्वाभाविक रूप से आ गया और टोंगटियन तियान्यू दिव्य संप्रदाय की सभी प्रतिभाओं को साथ ले आया।
लिन जुएयान की उपस्थिति ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसके शांत स्वभाव और सुंदर चेहरे ने सभी के दिलों को छू लिया। वह कौन है? बहुत सुंदर है। ये स्वभाव, ये रूप, हे भगवान, ये हुओ झुए और झाओ शिमाई से कमतर नहीं है। नीचे बैठे लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे। लड़कियां लिन जुएयान को ईर्ष्या से देखने लगीं। दूसरे लोग इतने सुंदर और प्रतिभाशाली क्यों हैं? लेकिन वे ईर्ष्या, जलन और घृणा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जल्द ही अन्य डोमेन की शीर्ष शक्तियां प्रवेश कर गईं और बैठ गईं। शीर्ष शक्तियों के 17 संप्रदायों में से 16 प्रवेश कर चुके हैं और केवल लोटियन डोमेन के जिहो शेनशान अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये जिहो शेनशान अधिक से अधिक घमंडी होता जा रहा है। हर कोई यहाँ है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। तियानिक्सुए शेंगजोंग की मुख्य सीट के करीब एक शीर्ष शक्ति क्षेत्र में लाल रंग के एक बूढ़े आदमी के नेता ने कहा। वह ऊपरी 3 डोमेन, पश्चिमी पवित्र डोमेन में युवानशेंग संप्रदाय के वर्तमान नेता हैं और वह एक ऐसी ताकत भी है जो तियानिक्सु शेंगजोंग के करीब है। यद्यपि तियानिक्सु शेंगजोंग और जिहो शेनशान ने बेयुवान डोमेन की 2 शीर्ष ताकतों की तरह एक दूसरे से लड़ाई नहीं की, लेकिन एक पहाड़ पर 2 बाघों के लिए जगह नहीं है और समय समय पर गुप्त रूप से कुछ टकराव अभी भी होते रहते हैं। झाओ पिंगफान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद रास्ते में देर हो गई है। आधिकारिक शुरुआत से पहले अभी भी कुछ समय है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। मास्टर झाओ अभी भी सहनशील हैं। मास्टर युवानशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बस मजाक कर रहा था, झाओ पिंगफान ने विनम्रता से कहा। अभी शुरू करने का समय नहीं है, तो क्या होगा अगर देर हो गई? इस समय एक धीमी सी आवाज पूरे तियानिक्सुए शेंगजोंग में फैल गई। अगले ही पल तियानिक्सु शेंगजोंग अचानक हिल गया। मैंने देखा कि एक विशाल राक्षस धीरे धीरे दूर से आ रहा है। जब सबने देखा तो वे सभी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक मानवरूपी दैत्य अपने जितना ही बड़ा एक विशाल पर्वत उठाकर तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की ओर आ रहा है। उसका हर कदम धरती को हिला देता था। जिहो शेनशान के गुरु यान मियाओ पहाड़ की चोटी पर गर्व से खड़े थे और उनके बगल में हुओ झुओ और अन्य प्रतिभाशाली लोग थे। यान मियाओ ने युवानशेंग संप्रदाय के गुरु की ओर ठंडे भाव से देखा और हल्के से कहा, गुरु युवानशेंग, धीमे होने में क्या बुराई है? युवानशेंग संप्रदाय के गुरु भी डरे नहीं और थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मैं बस सोच रहा था कि मास्टर यानशान, जो इतने अधीर हैं, अभी तक क्यों नहीं आए हैं। उसने फिर से विशालकाय मानव जैसे जानवर की ओर देखा और कहा, अब मुझे समझ में आया, यह इस विशालकाय जानवर पर सवार था। हालांकि इस जानवर में 7वें स्तर की चरम शक्ति है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। क्यों परेशान हो भगवान यानशान? पीक ग्रैंड मास्टर। सभी हौंकने हौंसने लगे। आपको पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र केवल ऊपरी 3 क्षेत्रों में ही पाया जा सकता है। शिखर मास्टर स्तर पहले से ही मध्य और निचले 6 क्षेत्रों में सबसे मजबूत है। कुछ क्षेत्रों में तो शिखर मास्टर क्षेत्र भी नहीं है, और उसके सामने जो विशालकाय जानवर है वह शिखर गुरु है। यह मध्य और निचले 6 डोमेन में लगभग सब कुछ साफ कर सकता है। यान मियाओ ने ठंडी सांस ली। ये जानवर मेरी सवारी है। मेरे लिए इस पर सवारी करना सामान्य बात नहीं है। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और मास्टर युवानशेंग को घूरते हुए शांति से कहा, मास्टर युवानशेंग, आपने और मैंने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है, थोड़ा अभ्यास क्यों न करें? मास्टर युवानशेंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि वह भी लिंगहाई क्षेत्र में था, लेकिन वह जानता था कि वह यान मियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने स्वाभाविक रूप से उसने सीधे मना करने की हिम्मत नहीं की। भाई यान मियाओ, आज जिउजोउ सम्मेलन है, जो युवा पीढ़ी के लिए मंच है। आपको उनकी महिमा के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? जल्दी करो और अपनी सीटें ले लो। झाओ पिंगफान ने अपना मुंह खोला और युवानशेंग संप्रदाय मास्टर के बचाव के लिए आया। यान मियाओ ने ठंडी सांस ली, लेकिन चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। उसने विशालकाय जानवर से पहाड़ को एक तरफ रखने को कहा और फिर खुद बैठ गया। इस समय क्यूशु क्षेत्र के सभी 17 शीर्ष बल उपस्थित थे। झाओ पिंगफान ने पूरे दर्शकों पर नजर डाली। ये पुष्टि करने के बाद कि शीर्ष बलों में से कोई भी अनुपस्थित नहीं था, उन्होंने घोषणा की, चूंकि सभी यहाँ हैं, इसलिए क्यूशु सम्मेलन शुरू होगा। एक पल इंतजार करें। अचानक शून्य से एक तेज आवाज आई। अगले ही पल स्वर्ग और धरती का रंग बदल जाता है। बादल छा जाते हैं। शैतानी आभा तियानिक्सु पवित्र संप्रदाय में भर गई और दूर से जानवरों की दहाड़ें सुनाई देने लगी। ये सभी जानवरों के आने जैसा है। देखना। कुछ लोगों ने दूर तक देखा और आश्चर्य से चिल्ला उठे।
सबने इधर उधर देखा तो पता चला कि सचमुच दूर शून्य में एक राक्षस सरपट दौड़ता हुआ यहाँ की ओर आ रहा था। ये वास्तव में सभी जानवरों का आगमन है। यह क्या हो रहा है? अचानक इतने सारे राक्षस कैसे आ गए? क्या ये हो सकता है कि वे त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय पर हमला करने आ रहे हैं? ये कैसे संभव है? त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय एक शीर्ष संप्रदाय है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और उससे भी अधिक लोग घबराए हुए थे। अगर इतने सारे राक्षस आ जाएं तो क्या होगा? क्या वे फिर भी जीवित रह पाएंगे? केवल झाओ पिंगफान और अन्य शीर्ष विशेषज्ञ ही शुरुआत में आश्चर्यचकित होने के बाद अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर सके। उन्होंने आगमन पर आए लोगों के बीच एक परिचित आभा का अनुभव किया है। दानव पूर्वज जानवरों का झुंड राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था और अगले ही पल एक विशाल जानवर का चेहरा सभी के सामने प्रकट हुआ। भयानक वेग और क्रूर चेहरे ने उन साधकों को, जो नहीं जानते थे कि राक्षस पूर्वज क्या कर रहे हैं, कांपने पर मजबूर कर दिया और कुछ तो पीछे मुड़कर भाग गए। जानवरों की भीड़ में कोई है, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। तभी सबने देखा कि आगे चल रहे 7वें स्तर के राक्षस जानवर के सिर पर एक युवक खड़ा था। वह युवक सुंदर था, उसका चेहरा ठंडा था और वह गर्व से खड़ा था। ये वही है, फैंग चेन। जल्द ही किसी ने फैंग चेन को पहचान लिया। आखिरकार झाओ शिमाई के साथ उसकी पिछली लड़ाई बहुत चौंकाने वाली थी। हर कोई जानता था कि वह जिउझोउ सम्मेलन में आने वाला था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इतने बड़े स्तर पर आएगा। हालांकि आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के स्वामी के संरक्षण में उच्च प्रोफाइल होना सामान्य बात है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि फैंग चेन चुपचाप इसमें भाग लेना चाहता था। लेकिन राक्षस पूर्वज ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसे भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए गति की आवश्यकता होती है। इससे आपका भाग्य बढ़ेगा और आप सम्मेलन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यही कारण है कि हर सेना जब आती है तो इतना बड़ा प्रदर्शन करती है। इतना सुंदर। डुआनमू बैक्स्यू, जो तियानजियानमिन के पीछे छिपा हुआ था, ने प्रशंसा से फैंग चेन को देखा। डुआनमू जिंग मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि भाई फैंग को भी भाग्य की कुछ समझ है। वह ये भी जानता था कि आयोजन स्थल में प्रवेश करने की गति सौभाग्य ला सकती है, और उसने सोचा कि फैंग चेन ऐसा ही करना चाहता है। यह आता है। लिन जुया ने फैंग चेन को देखा और उसकी ठंडी आंखों में रंग की एक झलक चमक उठी। केवल जब वह फैंग चेन को देखती तो उसके जमे हुए दिल में थोड़ा उतार चढ़ाव होता। टोंगटियर ने इस गर्वित बच्चे को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा जो हर किसी के ध्यान का केंद्र बन गया था। ये स्पष्टतः उनके संप्रदाय का ही एक शिष्य था, किंतु उसे उनके द्वारा निर्दयतापूर्वक त्याग दिया गया। अगर उसे एक और मौका दिया जाए तो वह चाहे जो भी हो, फैंग चेन को ही चुनेगा। वह फैंग चेन है। तीसरे स्तर के सत्ता क्षेत्र में यान परिवार के मुखिया यान झोंग ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ फैंग चेन को देखा। वह पहले से ही जानता था कि मेन चेन ही फैंग चेन है, और वह झाओ शिमाई के साथ उसे खोजने के लिए मौके पर आया था। वह मेन चेन में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि युवा लोग इतना खेलेंगे और इतनी सारी चालें चलेंगे जिससे दोनों के बीच संबंध टूट जाएगा। अफसोस, आजकल के युवा लोग, मैं सचमुच नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने अवाक होकर कहा। झाओ शिमाई, जो झाओ पिंगफान के बगल में खड़ी थी, ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ फैंग चेन को देखा और उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थीं। जब वह बर्फीले गुप्त क्षेत्र में फैंग चेन से मिली तो उसे नहीं पता था कि उसका सामना कैसे करे। क्या सचमुच साथ रहना किस्मत में नहीं है? दूसरे स्तर की सेनाओं में लुओ शिनमेन भी शामिल है। नेता लुओ बदाओ ने जटिल भाव से फैंग चेन की ओर देखा। इस लड़के ने सहज रूप से अपने लुओ शिनमेन का प्रतिनिधित्व इस जिउझोउ सम्मेलन में भाग लेने के लिए किया था, लेकिन उसे उनके लुओ शिनमेन द्वारा बाहर निकाल दिया गया। जब फैंग चेन ने झाओ शिमाई को पराजित कर दिया और प्रसिद्ध हो गया, तो लुओ बादाओ बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन लोगों को मार डाला और दंडित किया जिन्होंने फैंग चेन के संप्रदाय के प्रतिनिधित्व का विरोध किया था। उसने अपने बगल में खड़े होंग जिनलिंग की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ऐसा लगता है कि यह आखिरी बचाव संभव नहीं है। फैंग चेन को बचाने के लिए उन्होंने जानबूझकर होंग जिनलिंग को, जो शेंडोंग क्षेत्र की रक्षा कर रही थी, संप्रदाय में वापस आने दिया और उसे मुख्य बुजुर्ग बना दिया, सिर्फ फैंग चेन को बचाने के लिए। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि फैंग चेन कभी भी अपने लुओशेन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिउझोउ सम्मेलन में भाग नहीं ले पाएंगे। होंग जिनलिंग ने भी फैंग चेन को जटिल भाव से देखा। वह जानती थी कि फैंग चेन एक राक्षस है, लेकिन वह उसे केवल निचले क्षेत्र का राक्षस ही मानती थी।
उसे लगा कि भले ही वह जिउझोउ सम्मेलन में भाग ले, वह अधिकतम शीर्ष 1000 में ही जगह बना पाएगा। लेकिन अब फैंग चेन पहले से ही शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए एक पसंदीदा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अभी तक दाव में प्रवेश नहीं किया है। लुओ बादाओ ने फिर कहा, मुझे अब ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे बस उम्मीद है कि वह पिछली बातों के कारण लुओशिन संप्रदाय पर अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे। एल्डर होन, कृपया जिउझोउ सम्मेलन के बाद जाकर अच्छी बातें कहें। अब फैंग चेन के लिए लुओशिन संप्रदाय को नष्ट करना आसान है। जब तक दानव पूर्वज अपनी उंगलियां हिलाएगा, उसका लुओशिन संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। अब हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि फैंग चेन कोई द्वेष नहीं रखेगा। हॉन जिनलिंग ने सिर हिलाया, मास्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लुओ बादाओ ने आह भरी और केवल सिर हिला सका। फैंग चेन ने पूरे दर्शक दीर्घा में देखा, और उसे डर नहीं लगा क्योंकि हजारों लोग उसे देख रहे थे। वह अपने चारों ओर ईर्ष्या और जलन भरी निगाहें, यहाँ तक कि नाराजगी और घृणा भी महसूस कर सकता था। वह समझ गया कि वे सभी उसके शत्रु थे। जियू परिवार, एक तृतीय स्तरीय शक्ति। निंग तियानचेन और सुवान जिन्होंने अपना रूप बदल लिया था, उनमें से थे। उन्होंने फैंग चेन को घृणा और जानलेवा इरादे से देखा। खासकर फैंग चेन को ध्यान का केंद्र बनते देख उनके दिलों में ईर्ष्या अपने चरम पर पहुंच गई। कमीने, तुम इस तरह के ध्यान के लायक नहीं हो। सु वानर को फैंग चेन से नफरत थी, विशेषकर ये देखकर कि उसके आसपास की महिलाएं फैंग चेन को प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थी। वह उससे और भी अधिक नफरत करने लगी। वह फैंग चेन से नफरत करती थी क्योंकि अब गाओ फी नशे में था और उसने उसे छोड़ दिया था। वह फैंग चेन से नफरत करती थी क्योंकि उसने उनके पिछले रिश्ते को नजरअंदाज किया और उसे इतनी बेरहमी से छोड़ दिया। वह दूसरों के लिए खिलौना बन गई और दूसरों को उसे इधर उधर भेजने की छूट मिल गई। बेशक उसे इसकी परवाह नहीं थी और वह इसका उपयोग सीढ़ी पर चढ़ने के लिए भी करना चाहती थी। लेकिन इससे वह फैंग चेन से नफरत करने से नहीं रुकी, क्योंकि उसे लगा कि जब तक वह उस कमीने के पास लौटने को तैयार है, उसे आभारी होना चाहिए। लेकिन उस कमीने ने उसे अस्वीकार कर दिया। इससे वह बहुत नाराज हो गई। उसके अलावा निंग तियानचेन भी अपने दांत पीस रहा था। कमीने, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अहंकारी रहने दूंगा। एक बार जब तुम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा भाग्य तियान यांगजी जैसा ही होना तय है। ये चमकदार दिखता है, लेकिन ये बस एक क्षणिक चमक है। उस समय तियान यांगजी उससे भी अधिक दुष्ट था और वह उससे द्वेष रखता था। जब उसे पता चला कि तियान यांगजी मर चुका है, तो उसे न जाने कितनी खुशी हुई और उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तियान यांगजी का शिष्य इतना दुष्ट होगा। इससे उसने तियान यांगजी के प्रति अपनी सारी नफरत फैंग चेन पर डाल दी। उसने सोचा था कि फैंग चेन को मारना चींटी को मारने जितना आसान होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का उसकी कई निश्चित मार स्थितियों को चकमा दे देगा। लेकिन उसका मानना था कि जब तक वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वह स्वयं फैंग चेन को मारने में सक्षम होगा। उनके अलावा कई लोगों की नजरें भी फैंग चेन पर टिकी थीं, जैसे कि तियानिक्सुए संत संप्रदाय से बाय बाय, जिहुओ शेनशान से हुओ झुआ और विभिन्न क्षेत्रों से अन्य प्रतिभाएं। आहम, झाओ पिंगफान ने सूखी खांसी के साथ कहा, दानव पूर्वज का स्वागत है। शून्य में दानव पूर्वज ने हल्के से कहा, स्वागत कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पशु वशीकरण संप्रदाय से एक कोटा चाहिए। क्या ये ठीक है? झाओ पिंगफान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक प्रथम स्तरीय बल के रूप में जानवर वश में करने वाले संप्रदाय को 70 या 80 कोटा से कोई समस्या नहीं है। एक कोटा की तो बात ही छोड़िए। राक्षस पूर्वज ने कहा, धन्यवाद। मैं अभी किसी को मुख्य क्षेत्र को साफ करने के लिए कहता हूँ। कृपया बैठ जाए, सर। झाओ पिंगफान ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। राक्षस पूर्वज ने शांति से कहा, मेरे लिए यही रहना काफी है। तुम्हें जो करना है कर सकते हो। हाँ, झाओ पिंगफान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। फैंग चेन को गहराई से देखने के बाद उसने झाओ टोंग को देखा। झाओ टोंग ने सभी को समझा। धीरे धीरे शून्य में तैरते हुए कहा, जिउझोउ के प्रियताओवादी मित्रों, मेरे तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय द्वारा आयोजित जिउझोउ सम्मेलन में भाग लेने के लिए धन्यवाद। यद्यपि वह चौक बहुत विशाल था, फिर भी उसकी आवाज में प्रबल आध्यात्मिक शक्ति थी और हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। सभी की नजरें धीरे धीरे हट गईं और वे फिर से झाओ टोंग की ओर देखने लगे। झाओ टोंग ने आगे कहा, पहला जिउझोउ सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य सभी पक्षों के तियानजियों को लड़ने और अपनी कमियों का पता लगाने की अनुमति देना है,
ताकि एक साथ बढ़ सके और महाद्वीप के शिखर तक पहुंच सके, स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करें। अब जिuzhou सम्मेलन हजारों बार आयोजित किया जा चुका है और हर बार यह अद्भुत और प्रतिभाशाली होता है। मुझे विश्वास है कि यह जिuzhou सम्मेलन निश्चित रूप से एक ब्लॉकबस्टर होगा। कुछ विनम्र शब्द कहने के बाद इस समय के नियमों के बारे में बात करने का समय आ गया। नियम भी बहुत सरल हैं। जिuzhou सम्मेलन को 3 राउंड में विभाजित किया गया है। पहला दौर स्वाभाविक रूप से गुप्त क्षेत्र का होता है, जहां सभी सेनाएं अपनी प्रतिभाओं का चयन करती हैं ताकि वे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सके, अपने लिए अवसर ढूंढ सके या प्रतिस्पर्धा कर सके। और बाहर के साधक भी गुप्त क्षेत्र में सब कुछ देख सकते हैं। ये सभी प्रतिभाओं के लिए 9 क्षेत्रों में अपनी शक्ति दिखाने का एक शानदार अवसर है। दूसरा राउंड अखाड़ा प्रतियोगिता है। गुप्त क्षेत्र में 1 अंक रैंकिंग है। आप जितने अधिक प्रतिभाशाली लोगों को हराएंगे, अंक उतने ही अधिक होंगे। शीर्ष 1000 प्रतिभागी अखाड़े की लड़ाई में भाग ले सकते हैं और विजेता को अवसर पुरस्कार भी मिल सकता है। यह अंतिम दौर एक भोज की तरह होता है और सभी पक्ष बारी बारी से इसमें भाग लेते हैं। सच कहूं तो इसका उद्देश्य दोस्त बनाना है। झाओ टोंग ने वर्णन करने के बाद दर्शकों के बीच जाकर खड़े हो गए। मैंने कई युवा प्रतिभाओं को उत्साहित चेहरों के साथ देखा जो जानते थे कि वे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि हर कोई इस क्यूशू सम्मेलन से मिलने वाले पुरस्कारों की प्रतीक्षा कर रहा है। बेशक, मैं त्यानित्सु पवित्र संप्रदाय आपको कभी निराश नहीं करूंगा। फिर उन्होंने घोषणा की, इस बार जो लोग शीर्ष 100 में प्रवेश करेंगे उन्हें 1 शताब्दी पुराना स्वर्गीय सितारा ज्ञानोदय पुष्प और 10,000 आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त होंगे। शीर्ष 80। हर बार जब कोई पुरस्कार घोषित होता है तो उपस्थित युवा प्रतिभाओं के दिल उत्साहित हो जाते हैं। ये पुरस्कार वास्तव में बहुत समृद्ध है, विशेषकर शीर्ष 10 में। इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल पहले 50 मल त्याग के लिए ही 2 लाख आत्मिक पत्थर और 5000 वर्ष पुराना अमृत दिया जाएगा। ये वहां उपस्थित 70% युवा भिक्षुओं के लिए पहले से ही बहुत बड़ी धनराशि है। और शीर्ष 3 तो और भी अधिक ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले हैं। तीसरे को 1000 साल का अमृत, त्यानहो बेरोगेन और 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर मिल सकते हैं। दूसरा भी 10,000 साल का स्वर्गीय अग्नि श्वेत रोगेन है, लेकिन वह 7वें स्तर का जुवानपिन खजाना और 3 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर भी प्राप्त कर सकता है। ये कहना होगा कि त्यानित्सु पवित्र संप्रदाय वास्तव में 9 प्रमुख राज्यों में सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक है और इसके पुरस्कार पिछले वाले के साथ तुलनीय नहीं है। इतना कहने के बाद हर कोई प्रथम स्थान के इनाम की प्रतीक्षा कर रहा है। झाओ टोंग ने देखा कि सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं और आसपास का माहौल बेहद शांत था। उसकी घोषणा की प्रतीक्षा में वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, प्रथम स्थान के लिए इनाम 8 मिलियन आध्यात्मिक पत्थर, 6ठे स्तर का 9 सितारा स्वर्गीय अमृत, 50,000 साल पुराना अमृत और आपकी पसंद का 9वां स्तर का जुवानपिन खजाना है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान खामोश हो गया, केवल अत्यंत स्तब्ध रह गया। आइए आध्यात्मिक पत्थर और 50,000 वर्ष पुराने अमृत के बारे में बात न करें, उनके कार्य स्वयं स्पष्ट हैं। 6ठे स्तर की 9 सितारा स्वर्गीय दाओ दिव्य गोली एक खजाना है जो अनगिनत लोगों को ईर्ष्यालु बनाती है। यह कोई साधारण अमृत नहीं था, ये पौराणिक जादुई अमृत था। इसे मत देखिए, ये केवल 6ठे स्तर का है। इसकी शक्ति और प्रभावकारिता 7वें स्तर या यहाँ तक कि सबसे निचले 8वें स्तर के अमृत से भी अधिक है। एक बार इसे लेने के बाद आप कम से कम 2 ताओवादी ग्रंथों को समझने में सक्षम हो जाएंगे और यह इन 2 दावों को दूसरे स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचने की अनुमति भी दे सकता है। यहाँ मौजूद 99% युवा प्रतिभाओं के पास दूसरे स्तर का दावन नहीं है। ये बात उन्हें उत्साहित और ईर्ष्यालु क्यों नहीं बनाती। जहाँ तक वैकल्पिक 9वीं श्रेणी के जुवानपिन खजाने की बात है, तो ये तो पहले से ही क्यूशू में उच्चतम श्रेणी का जादुई हथियार है। लेकिन उत्साह के बाद वे पुनः पतित महसूस करने लगे। पहले स्थान पर शीर्ष 1000 में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें पहले स्थान पर आने की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? फैंग चेन की आंखें चमक उठी जब उसने सुना कि नंबर 1 के पास इतने सारे पुरस्कार हैं। अब उसके पास सबसे ज्यादा कमी संसाधनों की है। हालांकि ये संसाधन अभी भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन मच्छर के पैर अभी भी मांस ही हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। दिलचस्प, फैंग चेन अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो नंबर 1 होने का इनाम चाहते थे। शीर्ष प्रतिभाएं जो सोच रही थीं कि उन्हें प्रथम स्थान अवश्य मिलेगा, गर्व से मुस्कुराईं, मानो उन्हें प्रथम स्थान अवश्य मिलेगा। कुछ कठिन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद
ये देखकर कि लगभग समय हो गया है, झाओ टोंग ने फिर कहा, ठीक है सभी, लगभग समय हो गया है। गुप्त क्षेत्र को खोलने का समय आ गया है। स्वाभाविक रूप से सभी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब कृपया इस क्यूशु सम्मेलन में भाग लेने वाली युवा पीढ़ी को चौक के केंद्र में आमंत्रित करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भिक्षु एक के बाद एक उछलकर चौक पर आ गए। चौक के सामने एक पतली सी दीवार है और केवल कोटा टोकन वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। फैंग चेन ने अपने हाथों को दानव पूर्वज की ओर थोड़ा सा मोड़ा और उसमें कूद गया। जैसे ही वह बैरियर के पास पहुंचा, उसने अपने आप एक द्वार खोल दिया जिससे वह अंदर जा सका। और जहां वह खड़ा था, उसके 3 फुट के दायरे में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके पास आ सके। उनके अलावा झाओ शिमाई, हो झुआ, बाय बाय और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं को भी ऐसा ही व्यवहार प्राप्त हुआ। क्या आप फैंग चेन हैं? अचानक बाय बाय फैंग चेन के पास आए और उसे गर्व से देखने लगी। ये देखकर सब लोग उधर देखने लगे। क्या इसका अंत एक बड़ी लड़ाई में होगा? फैंग चेन ने बाय बाय को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। बाय बाय को महसूस हो रहा था कि अनगिनत लोग उसे देख रहे हैं और हर किसी द्वारा उसे देखे जाने की यह भावना उसे बहुत संतुष्ट कर रही थी। यही तो वह चाहता है। पिछली बार हुओ झुए के कारण उसे बहुत अपमान सहना पड़ा था। इस बार उसने फैंग चेन को निशाना बनाया। वह खुद को फिर से ध्यान का केंद्र बनाना चाहता था। उसने फैंग चेन की ओर इशारा करते हुए गर्व से कहा, इस गुप्त क्षेत्र में मैं निश्चित रूप से तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि हमारा त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे धमकाया जा सके। जैसे ही ये शब्द निकले, त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के कई लोग उत्साहित हो गए। फैंग चेन द्वारा झाओ शिमाई को हराना त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय के मुंह पर एक तमाचा था और दूसरों के लिए एक बड़ा मजाक बन गया। यदि बाय बाय त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय का चेहरा बचा सकती है, तो वह निश्चित रूप से त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगी। बाय बाय को लग रहा था कि इस समय सबका ध्यान उसी पर है। जब तक वह गुप्त क्षेत्र में फैंग चेन को मार सकता है, वह निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगा। वह वहीं खड़ा होकर फैंग चेन के जवाब का इंतजार करने लगा। फैंग चेन ने बाय बाय को देखा और उदासीन भाव से कहा, आप कौन हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, सारा स्थान शांत हो गया। इसके तुरंत बाद कुछ ही दूरी से एक पॉप की आवाज आई। दुवानमू बेक्सुए ने अपनी हंसी दबा ली और खुद को जोर से हंसने से रोक लिया। अन्य लोगों को भी इसे बहुत कठिनाई से सहना पड़ा। बाय बाय की नसें बाहर निकल आईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन उसे नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जरा सोचिए, जब फैंग चेन पहले सामने आया था तो वह वहां नहीं था। बाद में हुओ झुआ द्वारा चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने के बाद वह फिर कभी नहीं दिखाई दिया। फैंग चेन के लिए यह न जानना सामान्य बात थी, लेकिन जब तक वह अपना नाम घोषित करता है, मुझे विश्वास है कि फैंग चेन चौंक जाएगा और यहाँ तक कि कांप भी जाएगा। इसलिए उसने अपना अहंकार पुनः प्राप्त किया और कहा, मैं त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय का मुख्य प्रतिभाशाली पुत्र हूँ। बाय बाय। नहीं सुना, फैंग चेन ने हल्के से कहा। जब बाय बाय ने ये सुना तो उसे सीने में दर्द महसूस हुआ और वह लगभग मुंह में खून थूकने ही वाला था। हा, दुवानमू बेक्सुए अंततः इतनी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन हंसी संक्रामक होती है और अन्य लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और जोर जोर से हंसने लगे। अपने चारों ओर की हंसी सुनकर बाय बाय की नसें उभर आईं और वह अभी फैंग चेन को मार डालना चाहता था। अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। बेहतर होगा कि तुम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश न करो, अन्यथा मैं तुम्हें बिना दफन किए ही मरवा दूंगा। ये कहने के बाद वह पीछे मुड़ा और चला गया, इस डर से कि फैंग चेन एक और शब्द कह देगा और उसका मजाक उड़ाएगा। भाई फैंग, दुआनमू जिंग और दुआनमू बेक्स्यू मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। फैंग चेन दंग रह गया और बोला, अब मेरे साथ रिश्ता रखना अच्छा नहीं है। उन्होंने हमेशा दुआनमू भाइयों और बहनों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उनके बीच संबंध है। दुआनमू जिंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति निपट सकता है जो हमसे निपटना चाहता है। दुवानमू बेक्सुए ने नाक भान सिकोड़ी। फैंग चेन को भी पता था कि वे दोनों उच्च वर्ग से थे और ताकतवर होंगे, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दुआनमू जिंग ने कहा, भाई फैंग, अभी जो बाय बाय है वह वास्तव में त्यानिक्स्यू संत संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह सबसे मजबूत नहीं है। उसने एक निश्चित स्थान पर देखा
और त्यानिक्स्यू संत संप्रदाय के शिष्यों से घिरे बांस की टोपी पहने एक युवक अकेला खड़ा था। उसने कहा, इस व्यक्ति का नाम नियांजी है, 25 वर्ष का है। वह झाओ शिमाई के बाद दूसरे स्थान पर प्रतिभा वाला एक विलक्षण व्यक्ति है। ये व्यक्ति बहुत ही कम महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता असाधारण है। यहाँ तक कि झाओ शेंगनव भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। भाई फैंग, सावधान रहें। और वह व्यक्ति, दुआनमू जिंग ने एक अन्य व्यक्ति की ओर इशारा किया। उस आदमी के बाल धधकती आग से जल रहे थे, उसका शरीर मजबूत था और उसके चेहरे की बनावट खुरदरी थी। वह बिल्कुल भी 25 साल का आदमी नहीं लग रहा था। दुआनमू जिंग ने कहा, मैंने जांच की है, ये व्यक्ति 30 साल से अधिक उम्र का दिखता है, लेकिन वह वास्तव में 25 वर्ष का है। वह अब जेहुओ शेनशान में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और यहाँ तक कि हुओ झुओ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके अलावा दुआनमू जिंग ने फैंग चेन को वह सब कुछ बताया जो उसने पता लगाया था, और फैंग चेन ने उसे एक एक करके लिख लिया। ये वे बातें हैं जिनकी मैंने जांच की है, लेकिन अंधेरे में कुछ बहुत ही बुरे लोग होंगे। भाई फैंग, आपको दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, उन्होंने कहा। दुआनमू जिंग ने सिर हिलाया और कहा, भाई दुआनमू, मुझे बताने के लिए धन्यवाद, मैं ध्यान दूंगा। ठीक है। इस समय झाओ टोंग ने कहा, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी शिष्यों को तैयार रहना चाहिए, गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शून्य में एक विशाल दिव्य पत्थर प्रकट हुआ। इस पवित्र पत्थर का आकार विचित्र, हिमलोमड़ी जैसा सुंदर एवं आकर्षक है। झाओ टोंग ने अपने हाथों से मुहरें बनाई। उसी समय शीर्ष बलों के नेता भी हवा में उड़ गए और मुहरें बनाई, और प्रकाश की किरणें फूट पड़ी और पवित्र पत्थर की ओर बढ़ी। जादुई पत्थर की रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और एक अंतरिक्ष दरार ने आकार ले लिया, जिससे एक गोलाकार प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा। प्रवेश द्वार खुला है, सभी लोग अंदर चले जाएं। झाओ टोंग ने कहा, याद रखें, क्यूशू सम्मेलन मार्शल आर्ट के माध्यम से दोस्त बनाने के बारे में है, इसलिए बहुत ज्यादा हत्या न करें। इस टिप्पणी ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, ये सिर्फ एक विनम्र टिप्पणी थी। प्रत्येक गुप्त क्षेत्र में प्रतिभाएं मरती या उठती रहेंगी, और यह सभी के लिए सामान्य बात हो गई है। त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय ने सबसे पहले कार्रवाई की। वे उछलकर अंतरिक्ष की दरारों में कूद गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये देखकर अन्य लोग भी दौड़कर अंदर आ गए। एक क्षण के लिए प्रवेश द्वार पर मधुमक्खियों का झुंड अपने घोंसले की ओर लौटता प्रतीत हुआ। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जल्दबाजी में नहीं होते। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि ज्यादातर लोग प्रवेश न कर जाएं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करते हैं। दुआनमू जिंग ने देखा कि अधिकांश लोग अंदर जा चुके थे, इसलिए उसने फैंग चेन को प्रणाम किया और कहा, भाई फैंग, गुप्त क्षेत्र में मिलते हैं। फैंग चेन ने भी झुककर प्रणाम किया, हम आपसे गुप्त क्षेत्र में मिलेंगे। संयोग से दुआनमू जिंग दुआनमू बैक्स्यू को गुप्त क्षेत्र में ले आया। ये देखकर कि समय लगभग समाप्त हो गया है, फैंग चेन उछलकर प्रवेश द्वार की ओर चला गया। ये देखकर अन्य भिक्षु रुक गए और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते नहीं रहे। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए रास्ता बना दिया। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद फैंग चेन अपने पिछले स्वरूप में लौट आया। यह एक शीर्ष प्रतिभा के साथ किया गया व्यवहार है। जल्द ही सभी लोग अंदर आ गए। तभी चौक के बीचों बीच एक बहुत बड़ी छवि दिखाई दी। तुरंत ही भारी बर्फबारी होने लगी और जमीन बर्फ से ढके पहाड़ों से ढक गई। ये बिल्कुल गुप्त क्षेत्र का दृश्य था। बेशक ये गुप्त क्षेत्र का केवल सबसे भीतरी भाग है, सबसे बाहरी भाग इतना बड़ा है कि उसकी पूरी तरह देखभाल नहीं की जा सकती। जिस क्षण फैंग चेन को टेलीपोर्ट किया गया, एक राक्षसी ढाल तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई खतरा नहीं है, उसने दानव ढाल को वापस ले लिया, यूरू मास्क को निकाल दिया और हमेशा की तरह अपना रूप बदल लिया। आखिरकार अब वह इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि वह जहां भी जाएगा, संभवतः सबका ध्यान उसी पर होगा। उन्हें ये बात पसंद नहीं है और वे कम चर्चा में रहना पसंद करते हैं। ये सब करने के बाद उसके पास चारों ओर देखने का समय था। इस समय वह वास्तव में एक घास के मैदान में था, जिसके चारों ओर अनंत विस्तार था। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत समृद्ध है, यहाँ तक कि त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय जैसे शीर्ष संप्रदायों की तुलना में भी अधिक मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तो सिर्फ परिधि है। दक्षिण पूर्व की ओर देखने पर एक ऊंचा बर्फ से ढका पहाड़ आसमान तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। महान हिम पर्वत भी अन्य हिम पर्वतों से घिरा हुआ है, लेकिन उनमें से कोई भी उस हिम पर्वत जितना बड़ा नहीं है। फैंग चेन को प्राप्त जानकारी के अनुसार
इनसकल बर्फ से ढके पहाड़ों में स्थित है, और कुछ अवसर, अमृत और खजाने मूल रूप से सभी इनसकल में हैं। यद्यपि कुछ परिधियां हैं, लेकिन वे फैंग चेन के लिए बहुत कम उपयोगी हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या गुप्त क्षेत्र खतरनाक होगा, खुफिया जानकारी के अनुसार सबसे खतरनाक चीज गुप्त क्षेत्र नहीं है, बल्कि वे भिक्षु हैं जो एक साथ वहां आते हैं। दिशा निर्धारित करने के बाद फैंग चेन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किसी ने पहले ही उस पर नजर रख दी है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गुप्त स्थान, कहीं पुराना जंगल। निंग तियानचेन ने सू वान एर को शीघ्रता से ढूंढने के लिए जादुई हथियारों पर भरोसा किया। अब उसकी ताकत दाव के छठे स्तर तक गिर गई है, लेकिन दाव के छठे स्तर पर रहने वाले लोग यहाँ अजेय हैं। अतः एक बार जब वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उसका कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। सू वान एर को ढूंढने के बाद उसे फैंग चेन के स्थान को खोजने और लॉक करने के लिए पोजिशनिंग जादुई हथियार का उपयोग करने दें। निंग तियानचेन उत्साहित और उग्र था। फैंग चेन, इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना दफन स्थान के मरो। एक और जगह मेंग याओ और मेंग जुन्यू तथा 3 अन्य लोग मिलते हैं। उन्होंने कहा, अगर सभी लोग यहाँ हैं तो फिर कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ, मेंग जुन्यू और अन्य तीनों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और फिर वे बाहर एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ गए। फैंग चेन को यह नहीं पता था कि निंग तियानचेन ने पहले ही अपनी स्थिति को लॉक कर लिया था और वह उसके पास आ रहा था। इस समय वह एक घने जंगल में प्रवेश कर गया और 100 साल पुराना ज्वलंत लाल डिजी फूल पाया। इस ज्वलंत लाल रंग के फूल की रक्षा मूल रूप से तीसरे स्तर के राक्षस सांप द्वारा की जाती थी। जब फैंग चेन उसके पास पहुंचा तो राक्षस सांप ने चुपके से हमला करना चाहा, लेकिन फैंग चेन ने अपनी तलवार की एक लहर से उसे मार डाला। हालांकि यह सिर्फ 100 साल पुराना है, फिर भी अगर इसे बेचा जाए तो इसकी कीमत 10,000 या 20,000 स्पिरिट स्टोन होनी चाहिए। देखने से लगता है कि यह कुछ ही सांसों में परिपक्व हो जाएगा। वह ऐसी कोई भी चीज लेना चाहता है जिसे बेचा जा सके, क्योंकि वह दाव के स्तर तक उन्नयन के लिए आवश्यक संसाधनों की तैयारी करना चाहता है। बिना अधिक संसाधनों के उसकी खेती को आगे बढ़ाना कठिन होगा। जैसे ही वह परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने अचानक एक दिशा में देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। 5 लोग, ऐसा लगता है कि वे एक ही कबीले के हैं। फैंग चेन को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि दूसरा पक्ष इतनी जल्दी इकट्ठा हो गया। आखिरकार हर किसी को इस गुप्त क्षेत्र की बुनियादी समझ है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से स्थिति के लिए अपने स्वयं के जादुई हथियार तैयार करेंगे। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष संयोगवश वहां से गुजर गया, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष सीधे उसकी दिशा में चला आएगा। उसे अपने स्थान तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ कोई है। 5 लोगों ने फैंग चेन को भी देखा, और जब उन्होंने उसके बगल में ज्वलंत लाल डिजी फूल देखे तो उनकी आंखें अचानक चमक उठी। ये 500 साल पुराना ज्वलंत लाल रंग का डिजी फूल है। वरिष्ठ भाई म्यू, आप अग्नि मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए यह फूल आपके लिए एकदम सही है, एक दुबले पतले युवक ने कहा। एक और मजबूत वरिष्ठ भाई म्यू ने सिर हिलाया और कहा, शायद मैं इसका उपयोग दाव क्षेत्र में प्रवेश करने और अग्नि शब्द के दाव पाठ को समझने के लिए कर सकता हूँ। तब हमारे पास प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत होगी। इस बार प्रतिभाशाली लोगों में से केवल 30% ही सलाह लेने आए। फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। इन लोगों ने पहले ही फ्लेम रेड डिजी फ्लावर का स्वामित्व तय कर लिया था। दुबले पतले युवक ने फिर फैंग चेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, लड़के, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, अब यहाँ से चले जाओ, ये ज्वलंत लाल डिजी फूल हमारा है। उन्होंने देखा कि फैंग चेन की साधना केवल झोंग युआन के 8वें स्तर पर थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसे गंभीरता से नहीं लिया। फैंग चेन ने कहा, ये फूल मेरा है। आपका? वरिष्ठ भाई म्यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, गुप्त क्षेत्र के खजाने का कोई स्वामी नहीं है। जो भी उन्हें प्राप्त करने की क्षमता रखता है, वह उनका स्वामी होगा। फिर उसने फैंग चेन को जानलेवा इरादे से देखा, ये परिधि है, जो भी मजबूत होगा उसे मारा जा सकता है। लड़के, हमने तुम्हें जीने का मौका दिया है, चूंकि तुम इसे संजो कर नहीं रखते, तो जाओ और मर जाओ, शुरू हो जाओ। उसका फैंग चेन के साथ बकवास जारी रखने का कोई इरादा नहीं था और वह फैंग चेन को मौके पर ही मार डालना चाहता था। 5 लोगों को उसे मारने के लिए आते देख फैंग चेन शांत रहा। इन 5 लोगों में सबसे उच्च साधना स्तर झोंग युआन का 9वां स्तर है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह अब 8वें स्तर पर है, वह चौथे स्तर पर भी नहीं डरता।
तुम सही हो, जो भी ताकतवर होगा वो उसे मार सकता है, उसने कहा। पांचों लोगों के हाथों में जादुई हथियार थे और प्रत्येक ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके फैंग चेन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया और उसके पीछे हटने के रास्ते को रोक दिया। इस प्रकार के मौन सहयोग को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यदि कोई और होता तो शायद वे मर चुके होते, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मुलाकात फैंग चेन से हुई। घुटने टेकना, फैंग चेन ने धीरे से चिल्लाया और आत्मा दानव की आंख खुल गई। अगले ही पल पांचों लोगों को अचानक सिर में दर्द महसूस हुआ और वे घुटनों के बल गिर पड़े, लगातार चिल्लाने लगे। सौभाग्यवश दर्द केवल कुछ क्षण तक ही रहा और मैं शीघ्र ही ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले कि वे संभल पाते, एक लाइटसबर ने उनमें से 5 के सिर को छेद दिया। वे फैंग चेन को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, उनकी आंखें आक्रोश और भ्रम से भरी हुई थीं। वे इस बात से नाराज थे कि फैंग चेन ने उन्हें मार डाला, और वे इस बात से हैरान थे कि वह इतना शक्तिशाली कैसे था। फैंग चेन ने पांचों लोगों की सभी भंडारण अंगूठियां छीन ली और आसानी से शवों को नष्ट कर दिया। काम खत्म करने के बाद उन्होंने खिलते हुए आग जैसे लाल रंग के डेजी फूलों को तोड़ा और उन्हें सुरक्षित रूप से बक्से में रख दिया। फिर कई लोगों के भंडारण के छल्ले की जांच की। उन्हें निराशा इस बात से हुई कि इन 5 लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके लिए उपयोगी हो सके। लेकिन ये सामान्य है, आखिरकार ये केवल झो युआन क्षेत्र है। लेकिन फिर भी उसने उन्हें ठीक से रखा, क्योंकि इन्हें आत्मिक पत्थरों के बदले में बदला जा सकता था। ये सब करने के बाद फैंग चेन आगे बढ़ता रहा। रास्ते में हमें कई भिक्षुओं और राक्षसों का सामना करना पड़ा। ये देखकर कि वहां केवल एक ही व्यक्ति था, वे उसे मारना और लूटना चाहते थे, लेकिन बदले में फैंग चेन ने उन्हें मार डाला। फैंग चेन को छोड़कर अन्य प्रतिभाशाली लोग एक जैसे ही हैं। तथाकथित प्रतिस्पर्धा और हत्या केवल एक मजाक है। कुछ ही घंटों में 2000 से अधिक लोग मारे गए और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। ये लोग गुप्त लोक के खतरों में नहीं मरे, बल्कि 9 लोकों से आए भिक्षुओं के हाथों मारे गए, जो एक साथ वहां प्रवेश कर गए थे। बाहरी दुनिया में प्रभाव के अलावा स्नो फॉक्स स्टोन पर हजारों नाम प्रदर्शित हैं, और नाम लगातार बदल रहे हैं। ये गुप्त क्षेत्र का स्कोरबोर्ड है। गुप्त क्षेत्र में जितना उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा, रैंकिंग उतनी ही उच्च होगी।